अब हम अपना लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं कि जो अभी मैं तुम्हें कह रही थी कि हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा डबल हो जाता है, ठीक है ना। तो वो डबल कैसे हो जाता है उसको हम कोलिजन थ्योरी की ही हेल्प से और ग्राफिकली देखेंगे, ठीक है। तो देखो हम यहाँ एक छोटा सा ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखो उस ग्राफ में हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। इधर तो हम एक तरीके से यहाँ पर ये जो हम सिंपल ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, मतलब एक तरीके से वैसा सा ही है जैसे कि हमारा एक तरीके से रिएक्शन प्रोफाइल टाइप में था ना, तो उसी तरीके का ही है ये, ठीक है बेटा। थोड़ा सा अलग है तो इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पर हम रिएक्टेंट्स को मतलब उसकी एनर्जी को लेकर चलेंगे, तो इधर तो क्या लेकर चलेंगे, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, और यहाँ पर हम एक तरीके से लेकर चलेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये समझ में आ जाएगा, है ना, डोंट वरी अबाउट दिस, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखो ये एक ग्राफ प्लॉट हुआ है, ये है एट टी केल्विन के लिए, हम कहें कि एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन भी कह सकते हैं, मतलब नो प्रॉब्लम, वो हमारा लगभग एक ही बात है ना, अभी हमने देखा भी था। मान लो ये टी केल्विन पर है हमारा, ठीक है। अरे बेटा बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को? अच्छा अब देखो कि भाई मान लो कि टी केल्विन टेम्परेचर पर ज्यादातर जो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का, उनके पास ये एनर्जी की वैल्यू है। अभी कुछ भी हो सकती है, मतलब एनर्जी की वैल्यू मान लो है 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। मान लो मैं कहूँ कि यहाँ पर ये है एक तरीके से 20 है, और ये हमारी क्या है, उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू, मतलब होनी उसके पास कितनी चाहिए, लगभग जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि होनी उसके पास चाहिए 40, पर एट टी केल्विन ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी तो कितनी है, 20 किलो जूल एनर्जी। तुम देख सकते हो, मतलब इतने ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इतने मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे ज्यादा है। मतलब इतने से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जब टकराएंगे तो उनसे प्रोडक्ट मिल जाएगा, पर ज्यादातर रिएक्टेंट्स के पास एनर्जी तो क्या है, 20 किलो जूल है, जो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी से बहुत कम है, तो उनके कोलिजन इफेक्टिव नहीं होंगे। पर जैसे ही हम टेम्परेचर को क्या है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, ठीक है, 10 डिग्री हमने बढ़ा दिया, तो हम कहें कि एट टी प्लस 10 केल्विन, अरे बेटा बात समझ, ठीक है। तो जैसे ही हम एक तरीके से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को राइज करेंगे, ठीक है, तुम डिग्री से ही करके लिख सकते हो, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम उसको इसी तरीके से ही जब पहले भी एक्सप्रेस करते, न्यूमेरिकल्स में भी ऐसे ही है, ठीक है ना, पर वो तुमने देखा केल्विन में भी वो 10 का डिफरेंस। तो एट टी डिग्री सेंटीग्रेड तो ज्यादातर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी थी, और सिर्फ इतना हिस्सा ऐसे था जिनके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे ज्यादा थी। पर जैसे ही हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करते हैं टेम्परेचर, हम देखते हैं कि ग्राफ ऐसे शिफ्ट हो जाता है। अब तुम देखो कि अब थ्रेशोल्ड एनर्जी की जो एक तरीके से क्या है वैल्यू है, वो इतने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास है। पहले इतने रिएक्टेंट के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, अब देखो इतनों पर हो गई, तो लगभग पहले से वो हिस्सा डबल हो गया। तो जब रिएक्टेंट जिनको थ्रेशोल्ड एनर्जी जिनके पास है, अगर उनका नंबर डबल हो गया, तो उनसे जो कोलिजन्स इफेक्टिव होंगे उनका नंबर भी डबल हो जाएगा, और जब कोलिजन्स इफेक्टिव डबल हो जाएंगे तो हमारा रिएक्शन का रेट भी डबल हो जाएगा। समझ में आई बेटा बात, ठीक है। तो क्योंकि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने से those fraction of molecules which can do the effective collisions which have the threshold energy becomes double, so rate of reaction also get doubled when we increases the temperature by 10 degree centigrade. With every 10 degree centigrade that graph shifted there, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या है, रिएक्शन एक तरीके से डबल उसका रेट होता चला जाता है। इसको हम एक टेम्परेचर कोफिशिएंट करके दिखाते हैं, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट एक तरीके से क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट बेसिकली हमें बताता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट इज बेसिकली द रेशियो बिटवीन द रेट कांस्टेंट। थोड़ा सा अपना साफ करके लिख लेते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट बेसिकली क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है के एट, नीचे लिखते हैं ना, हाँ थोड़ा स्पेस हमारा कम होगा,
टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू के T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 10 डिग्री T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन में K एट T। समझ रहे हो? मतलब कि ये तो वो टेम्परेचर मान लो जैसे कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड का, ये कौन सा है 10 डिग्री बढ़ गया, मान लो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों के रेट कांस्टेंट की वैल्यू जनरली हमारी क्या आती है 2 to 3 आती है, या तो रेट डबल हो जाता है या कई बार ट्रिपल भी हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम इस ग्राफ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का हिस्सा जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे ज्यादा की एनर्जी, क्योंकि उनका नंबर डबल हो जाता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने से, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है। क्लियर? अब एक छोटा सा लास्ट टॉपिक और है कि हमने कैटलिस्ट को देखा था, तुम्हें ध्यान दो तो कैटलिस्ट बेटा क्या होते हैं, किसी भी रिएक्शन के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट हम डाल दें जो ना तो रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट है, पर जिनकी प्रेजेंस में रिएक्शन का रेट बढ़ गया, मतलब एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया, कई गुना बढ़ गया उनके होने की वजह से। ठीक है, तो कैटलिस्ट ऐसा कुछ कर देते हैं कि एकदम से रिएक्शन के रेट को बहुत कई गुना बढ़ा देते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कई गुना घटा देते हैं, पर उनका नंबर बहुत कम होता है। मोस्टली कैटलिस्ट्स आर एक तरीके से पॉजिटिव, दे ऑलवेज इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। They are neither reactants nor products, but in presence of them, reaction always get, most of the time it get increases. तो कैटलिस्ट को मतलब काइनेटिकली हम कैसे देखें कि कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, उसके लिए हम फिर से अपना रिएक्शन प्रोफाइल बनाएंगे। ध्यान करो कैसे हमने एक रिएक्शन प्रोफाइल किया था कि ये रिएक्टेंट की एनर्जी थी, ठीक है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी थी, ठीक है, ये उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। देखो इस तरीके से हमने रिएक्शन प्रोफाइल बनाया था। अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊं तो ये जो इनके बीच का डिफरेंस था वो क्या थी, डेल्टा ई थी। ठीक है, और ये जो एनर्जी हमें बाहर से देनी पड़ी, यहाँ तक तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट वो तो बेटा इसकी क्या है ईटी, और ये जो हमें बाहर से देनी पड़ी ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी। ये ऐसे किया था ना हमने रिएक्शन प्रोफाइल। तो अब देखो बेटा रिएक्टेंट्स को इस रास्ते पर जाना है, ठीक है, और इस रास्ते पर से चलते हुए यहाँ आना है, तो इतनी उसको हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है। अब हमने उसमें तीसरी चीज डाली, तीसरी चीज क्या करेगी, उसका रास्ता ही चेंज कर देगी। कैटलिस्ट क्या करती है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट पाथ देते हैं हैविंग द लोअर थ्रेशोल्ड एनर्जी वैल्यू। उसको भाई है ना कि एक तो ऐसे सीधे रास्ते पे इतना जाना है, एक दूसरा उसने हाथ पकड़ा और उसको एक चोर रास्ता दिखा लेगा, अरे तुम यहाँ से भी निकल के वहां पहुंच सकता है। होते हैं ना कई बार कि भाई कई बार हम ऐसे एक तो लंबा ऐसे घूम के मेन रोड से जाते हैं और कुछ ऐसे पहाड़ पे से चढ़ के फटाफट से वहां पहुंच जाते हैं। तो एक ही जगह पहुंचने के अलग अलग रास्ते भी तो हो सकते हैं। इनको तो पता नहीं था वो अलग रास्ता, कैटलिस्ट आया चुपके से और उनको एक अलग रास्ता बता गया, एक ऐसा रास्ता जिस रास्ते की थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम थी। अब मान लो ये एक उसने दूसरा रास्ता दिया और यहाँ से फटाफट से पहुंचा दिया, वो हाथ पकड़ के ले गया उसको। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो क्या है, एक तरीके से मैं EAC कहूँ, समझ रहे हो। मतलब ये तो उसका नॉर्मल पाथ था, तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, और जब उसको कैटलिस्ट मिला तब उसकी क्या है थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायरमेंट ही कम हो गई। ठीक है, इसको अगर मैं कहूँ ETC एक तरीके से, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इट्स थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायरमेंट डिक्रीजेस, सो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट आल्सो गेट डिक्रीजेस। समझ रहे हो ना। तो अगर मैं 100 किलो जूल एनर्जी पहले दे रही थी, 100 किलो जूल एनर्जी ही कैटलिस्ट की प्रेजेंस में दे रही थी, तो क्या होगा, कैटलिस्ट की एक्सेंस में वो 100 किलो जूल एनर्जी अगर मैं कहूँ कि 20 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरी करेगी, तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्योंकि उनकी अब एनर्जी रिक्वायरमेंट ही कम हो गई, तो अगर मैं बाहर से 100 किलो जूल दूंगी तो वो ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगी। तो ज्यादा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बदल जाएंगे, तो उतने ही टाइम में हमें ज्यादा प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन गेट इंक्रीजेस। समझ रहे हो। तो कैटलिस्ट बेसिकली प्रोवाइड द डिफरेंट पाथ फॉर रिएक्टेंट्स having the lower activation energy requirement, and in this manner by decreasing its activation energy requirement it increases the rate of reaction.
और अगर मैं कहूँ नेगेटिव कैटलिस्ट है तो वो उसको और लंबे रास्ते से लेके जाए। ऐसे बेवकूफ होते हैं ना कि छोटा रास्ता दिखाता हूँ और घुमा के और ज्यादा टाइम लगा देते हैं, वो नेगेटिव कैटलिस्ट होती है। ठीक है, तो जो छोटे रास्ते से लेके जल्दी पहुंचा दे वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है। जो बड़े रास्ते से लेकर उल्टा और टाइम खराब करे, मतलब और एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ा दे, तो वो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं बाय चेंजिंग देयर रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, एक छोटा सा लास्ट में एक मैंने क्वेश्चन आंसर सा लिखा हुआ था कि काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ फ्यूल्स होते हैं। देखो इसके लिए एक सिंपल सी मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। कोई लकड़ी का पीस अगर हम ले तो ऐसे समझो, मतलब समझ लो कि जैसे ये एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा है मेरे पास। क्या होती है लकड़ी? कार्बन। जब हम क्लास स्कूल में होते हैं ना, तब मैं बच्चों को टेबल के एग्जाम्पल से बताती हूँ। तो चलो अब हम इसको जैसे मतलब कंसिडर इट इज मतलब कंसिडर इट इज एज अ वुडन पीस, एक छोटा सा स्मॉल वुडन पीस है ना। तो ये छोटा सा हमने एक वुडन पीस इसको कंसिडर कर लिया है, एक लकड़ी का छोटा सा ये टुकड़ा है। अच्छा, यहाँ ऑक्सीजन भी है, तो दिस इज कार्बन एंड ऑक्सीजन इज ऑलवेज देयर। C+O2 को अगर हम आपस में मिलाएं तो CO2 बनता है एंड इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये बहुत क्या है, एक हमारा एक अच्छा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ध्यान से देखो, ये हमारा सॉलिड है, ये गैस है और ये गैस बन गई। ध्यान करो, हमने 11th में करा था एक तरीके से, जो 11th में थर्मोडायनेमिक्स में करा था कि भाई अगर क्या कहते हैं, कोई भी रिएक्शन को अगर स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। एक तो एंट्रोपी होता है, एक एनर्जी होता है। तो तुम देखो इन रिएक्शंस में तो एनर्जी भी बाहर निकल रही है और एंट्रोपी भी बढ़ रही है। बोथ फैक्टर्स आर वेरी मच फेवरेबल फॉर अ रिएक्शन टू अकर, कि रिएक्शन तो बस हो ही जाना चाहिए, क्योंकि एनर्जी भी सिस्टम की क्या हो रही है, कम हो रही है, बाहर निकल रही है ना। इसकी तो कम हुई क्योंकि बाहर निकल गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ध्यान करो, एनर्जी का कम होना, एंट्रोपी का बढ़ना हमेशा रिएक्शन को हाईली स्पॉन्टेनियस बनाता है। तो यहाँ दोनों बातें होते हुए भी ये लकड़ी है, यहाँ ऑक्सीजन है, क्यों नहीं जल रहे? मेरे अंदर कार्बन है, तुम्हारे अंदर कार्बन है ना। सारी ऑर्गेनिक चीजों में कार्बन है, स्टिल दे आर वेरी मच स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। मैं तो नहीं खड़ी खड़ी चल रही है ऐसे, समझ लो ना बेटा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीजन हम मतलब थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जहां इकट्ठे हों उन्हें जल जाना चाहिए, रिएक्शन हो जाना चाहिए। बट काइनेटिक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो दे आर वेरी मच स्टेबल एंड दिस इज क्वाइट फॉर्चुनेट फॉर अस, है ना। अगर ऐसा ना होता तो हम कहेंगे कि एक जगह कहीं कोई जल रहा है तो कहीं कोई जल रहा है, जिसमें भी कार्बन है कहीं ना कहीं जलते रहेंगे, मतलब लाइफ कांट बी पॉसिबल ऑन दिस अर्थ। अगर थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से जो फ्यूल्स होते हैं, जो भी फ्यूल समझते हैं, जो भी ईंधन होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से उनको तुरंत जल जाना चाहिए। उनका रिएक्शन एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, हाईली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। बट काइनेटिक्स उनकी स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करती है? काइनेटिक्स ये कहती है ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, तो इनको आपस में जब ये टकरा रही है, इनका जो कोलिजन हो रहा है, तो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इस लकड़ी के टुकड़े की और इस ऑक्सीजन की, मतलब किसी भी ईंधन की और ऑक्सीजन की जो थ्रेशोल्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो रूम टेम्परेचर पर वो उनकी पूरी नहीं हो पाती। तो जब हम थोड़ा सा क्या है जलाना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि उस जलने से जो हीट निकलती है वो बाकी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायरमेंट को, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करती चली जाती है। तो उससे क्या होता है कि फिर वो फर्दर जलते चले जाते हैं। अरे बेटा बात समझ लो, ठीक है। तो काइनेटिक्स के हिसाब से फ्यूल्स आर वेरी मच स्टेबल, क्यों? एट रूम टेम्परेचर, क्यों? बिकॉज देयर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट इज क्वाइट हाई। समझ रहे हो? मैं एक्टिवेशन एनर्जी कहूँ या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहूँ तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी वो बाहर से देने वाली एनर्जी है जो उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है। समझ लो बेटा। तो क्योंकि फ्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट मतलब बाहर से सप्लाई होने वाली एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो जब तक उनकी वो पूरी नहीं हो पाती तब तक उनका जलना शुरू, उनके बीच में रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता, चाहे बेशक उनका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो। पर जब तक उनका कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा, रिएक्शन होना ही शुरू नहीं होगा। ठीक है।
तो दैट्स वाई इन दिस मैनर वी कैन एक्सप्लेन द काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ फ्लूइड्स एंड अ वेरी फॉर्चुनेट थिंग फॉर अस, एंड ड्यू टू दिस लाइफ इज पॉसिबल। तो दिस इज होल अबाउट काइनेटिक्स। तो ये तुम्हारी पूरी यूनिट थी बेटा। तो इसमें हर टॉपिक को बेटा ध्यान से करना है। मैं आज ये असाइनमेंट भी तुम्हें सेंड कर रही हूँ, तो तुम आराम से कल अपना असाइनमेंट करो। अगर कोई असाइनमेंट में प्रॉब्लम होती है तो मैं उसको, तुम कहोगे तो मैं उसको डिस्कस भी कर दूँगी। एक बार मोटा मोटा मैं देखूँगी कि अगर हल्का हल्का सा डिस्कस ही कर दूँगी ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और सब असाइनमेंट को ज़रूर करेंगे, चाहे न्यूमेरिकल वाली कॉपी में करो या अलग में करो, वो ज़रूर करना है। और उसकी सबको पिक भेजनी है मुझे। सैटरडे तक सबको काइनेटिक्स का असाइनमेंट एकदम कंप्लीट कर लेना है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। है तो मैं बैठी हूँ, मुझसे पूछो और असाइनमेंट को पूरा करो, फिर अब हम काइनेटिक्स का टेस्ट। ठीक है बेटा, पढ़ना अच्छे से।